क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में मैंने स्टूडियो 666 नाम की एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई और इस फिल्म को एलिस हैनाफोर्ड ने डायरेक्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम स्टूडियो 666 मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी छोटी बड़ी डिटेल्स पर बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी या 1993 में लॉस एंजलिस के एनसिनो से शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स एक बड़े से विला के अंदर किसी बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को देखते हैं। तभी अचानक फ्लोर पे हम एक वुंडेड लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी हैमर से मार डालता है। यहाँ से कहानी कई साल आगे प्रेजेंट में आती है, जहां हम फू फाइटर्स नामक बैंड के मेंबर से इंट्रोड्यूस होते हैं। डेव इस बैंड का लीड था, क्रुग ड्रमर, फ्रांस लीड गिटारिस्ट, पैट रिदम गिटारिस्ट, नेट नॉर्मल गिटारिस्ट और रैमी ऑर्गन प्लेयर था। इस बैंड को शिल नामक बंदा मैनेज कर रहा था, जो इनसे अपकमिंग सॉन्ग का स्टेटस पूछता है, जिसपे डेव कहता है कि वो सॉन्ग उसके और बैंड मेंबर्स के दिमाग में है। यानी कि ये बैंड अपने न्यू रिलीज को लेकर सीरियस नहीं दिख रही थी, जबकि इन्होंने काफी समय से कोई हिट सॉन्ग नहीं दिया था। ये सुनकर शिल काफी गुस्सा होता है और ऐसे में हम ये समझ पाते हैं कि इस बैंड को कोई प्राइवेट सी जगह चाहिए जहां जाकर ये अपना सॉन्ग प्राइवेसी में रिकॉर्ड कर सके। प्राइवेसी से याद आया, हाउ अबाउट मैं आपको एक ऐसा वीपीएन बताऊं जिसकी मदद से आप दुनिया के डिफरेंट सर्वर्स से एकदम प्राइवेटली कनेक्ट कर पाएं, वो भी एकदम लोएस्ट कॉस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सर्फशार्क वीपीएन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने काइंडली इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। सर्फशार्क वीपीएन की मदद से आप प्राइवेटली इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अब चाहे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई इमेज भेज रहे हो, कोई टेक्स्ट या फिर कोई वीडियो ही क्यों ना हो, आपकी डेटा एकदम प्राइवेट रहेगी और आप सिक्योर रहेंगे। इस वीपीएन का इस्तेमाल करके आप नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की फॉरेन कंटेंट में टैप इन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंटेंट होती है ना, वो रीजनली अवेलेबल होती है। सर्फशार्क की मदद से आपकी सर्चेस प्राइवेट हो जाएगी, आपकी लोकेशन हिडन हो जाएगी, आप पे मालवेयर के अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और साथ ही आप पूरे इंटरनेट को अनसेंसर्ड तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि पता है ना आपको, बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट सेंसर करती है, लेकिन दूसरे देशों में वो अलाउड होता है, तो आप उस वाले अनसेंसर्ड कंटेंट को भी देख पाओगे। तो ऐसे में देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप सर्फशार्क ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे, आप वहाँ मेरा कोड हॉन्टिंग यूज करेंगे ना, तो आपको 83% तक ऑफ मिल जाएगा। क्यों, अब भी कम लग रहा है? ठीक है, चलो मैं सर्फशार्क से बात करके आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी दिलवा दूंगा। अब भाई, इससे बेहतर डील मेरे को नहीं पता क्या हो सकती है, और इससे सस्ते में पता नहीं कौन सा बढ़िया वीपीएन आपको मिलेगा। तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो और मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर यूज करना। ऐसे भी जब आप इस वीपीएन को डाउनलोड कर रहे हो तो एक तरह से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा डाउनलोड करोगे सर्फशार्क वाले उतना ज्यादा स्पॉन्सरशिप मेरे को देते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो बस लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, कमेंट, डाउनलोड नाउ। कमिंग बैक टू वीडियो, शिल फिलहाल काफी कर्ज में डूबा हुआ था और उसे डेस्परेटली एक हिट सॉन्ग चाहिए था। इसीलिए वो फू फाइटर्स को अपना सॉन्ग शूट करने एक विला वाले लोकेशन पे भेज देता है। और दोस्तों, ये वही लोकेशन थी जिसे हमने फिल्म के ओपनिंग सीन में देखा था। बारबरा, जो कि प्रॉपर्टी एजेंट थी, वो बैंड मेंबर्स को विला का टूर देती है और वो बताती है कि 80 के दशक में यहाँ एक म्यूजिक कंपोजर रहा करते थे, जो कि यहाँ ग्रैंड पार्टीज दिया करते थे। 90s के दौरान यहाँ एक और बैंड अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करने आए थे, लेकिन वो अपना म्यूजिक कभी पूरा नहीं कर सके एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उन सभी की मौत हो गई। ये बात सुनकर डेव कहता है कि जिस तरह का डार्क म्यूजिक वो बनाना चाहता है, उसके लिए इस तरह की सेटिंग बेस्ट है। इसके बाद डेव क्लैप करता है टू सी के अंदर साउंड कैसे एको करता है, और उसके हर क्लैप के साथ हम एज एन ऑडियंस कुछ सीन्स देखते हैं जहां कोई आदमी फांसी लगाकर कूद जाता है, और दूसरा सीन वही मूवी का ओपनिंग वाला सीन था जिसमें हमने एक लड़की को देखा था। एनीवेज, डेव क्रुग को ड्रम्स ट्यून करने के लिए कहता है और तब तक उससे ड्रम्स ट्यून करवाता रहता है जब तक उसे ड्रम्स की वाइब इस विला की डेथली वाइब से मैच्ड फील नहीं होती। क्रुग इससे थोड़ा इरिटेट हो जाता है और डेव भी क्रुग के बिहेवियर से अपसेट नजर आता है। खैर, कुछ देर बाद डेव बाकी मेंबर से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो यहाँ कम से कम 15 दिन तक रुक कर अपने सॉन्ग पर काम करेंगे, क्योंकि ये उनका 10th एल्बम होने वाला है और डेव चाहता था कि ये एल्बम सबसे हटकर हो। बाकी लोग अग्री कर जाते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने लिए अलग अलग रूम चूज कर लेते हैं, सिंस उन्हें यहाँ 15 दिन के लिए रुकना था।
हम डेव को अपने रूम में देखते हैं जहां उसे रूम की विंडो से बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो कि लॉन के बुशेस को कट कर रहा था। डेव उस आदमी को रोकने जाता है बट वो आदमी अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को सेट कर चुके थे और वो लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने ही जा रहे थे कि तभी क्रुग देखता है कि कीबोर्ड के नीचे की वायर्स काफी उलझी हुई थी। क्रुग इन वायर्स को ठीक कर ही रहा था कि तभी हम इन वायर्स पर एक घोस्टली हैंड देखते हैं, जिसके बाद क्रुग को करंट लगता है और इससे वो मारा जाता है। क्रुग की मौत के बाद सभी लोग यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन डेव उन्हें ये कहकर कन्विंस कर लेता है कि वो लोग यहाँ रुक कर सॉन्ग कंप्लीट करेंगे और सॉन्ग पूरा करेंगे एज ए ट्रिब्यूट टू क्रुग। वो लोग डेव की बात से अग्री करते हैं और सॉन्ग कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसके बाद सबका मूड हल्का करने के लिए डेव उनके लिए मीट ग्रिल करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रिल का कवर हटाता है उसे वहां क्रुग का हेड ग्रिल होता हुआ दिखाई देता है। डेव ये देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वहां कुछ भी नहीं था। बाकी लोग डेव को काम करने लगते हैं कि तभी डेव को फिर से वही घास कटने की आवाज आने लगती है। वो सोचता है कि ये वही वियर्ड गार्डनर है, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां फेंस के पीछे से एक लड़की निकलती है जो कि अपना नाम समैंथा बताती है और वो बताती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है। समैंथा इनकी नेबर थी और डेव समैंथा से पूछता है कि क्या इस विला में कोई गार्डनर है जो यहाँ की देखभाल करता है। समैंथा बताती है कि इस विला में सालों से कोई भी नहीं रहता, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। इसके बाद डेव सॉन्ग की मेन ट्यून बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था और वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फाइनली वो एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और गुनगुनाते हुए अचानक उसके शोल्डर पर किसी का हाथ आता है। डेव बहुत डर जाता है, लेकिन ये लायनल रिची का हाथ था। जी हाँ, लायनल रिची डेव से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन भैया ये मेरा गाना है, मैंने इसे बहुत साल पहले बनाया था, तो इसे चोरी करने के बारे में सोचना भी मत। और ऐसा कहते हुए लायनल यहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डेव को अपने बेड पर सोता हुआ देखते हैं, जहां अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपने रूम में क्रुग के बर्न्ड घोस्ट को एंटर करते हुए देखता है और तभी उसकी आंख खुलती है और वो उठ जाता है। वो दोबारा सोने जाता है बट वो अपने चारों तरफ एक अजीब सी डार्कनेस को नोटिस करता है और तभी कई सारे घोस्टली डार्क एंटिटीज उसके पास आकर उस पर हमला करके उसके अतरियों को बाहर निकाल देते हैं। और इसी के साथ डेव की आंखें फिर से खुलती है और वो रियलाइज करता है कि ये सब उसका नाइटमेयर था। इसके बाद आधी रात को वो कुछ मीट ऑर्डर करता है और डिलीवरी बॉय उसके लिए मीट लेकर आता है। वो डिलीवरी बॉय भी डेव का फैन था और वो डेव से कहता है कि मैं कोल्ड प्ले के बाद आपका ही बैंड पसंद करता हूँ और मैंने कुछ सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए हैं, मैं आपके लिए वो रिकॉर्डिंग्स ला सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड डेव उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे यहाँ से भगा देता है। इसके बाद डेव यूट्यूब पर सॉन्ग राइटिंग कॉम्पोजिशन नाम की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें प्रेजेंटर कुछ रिफ्स प्ले करके दिखाता है। तभी अचानक डेव को पानी टपकने की आवाज आने लगती है और टैप के पास जाने पर वो देखता है कि टैप तो लीक नहीं कर रहा था। तभी अचानक वो अपने पीछे किसी को खड़ा नोटिस करता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। यहाँ एज एन ऑडियंस हम मेन डोर के बाहर किसी को मूव करते हुए देखते हैं और डेव अभी तक उस आवाज को सुन पा रहा था, जिसे फॉलो करते हुए वो विला के एक ओल्ड से रूम में एंटर कर जाता है, जिससे होते हुए वो बेसमेंट में पहुंचता है। यहाँ काफी अजीब सामान था, एज इफ कोई डिमोनिक प्रैक्टिस यहाँ करी गई हो। वहां वॉल पे एक रकून की डेड बॉडी टंगी हुई थी जिससे खून निकल रहा था और इसी की आवाज डेव को तब से सुनाई दे रही थी। डेव यहाँ उसी गार्डनर का टूल्स भी देखता है और इसी रूम में उसे एक ओल्ड रिकॉर्डर भी मिलता है, जिसमें वहीं पर ही एक ओल्ड रिकॉर्डिंग को प्ले करते ही काफी हार्ड हिटिंग रॉक म्यूजिक प्ले होने लगता है। म्यूजिक थोड़ी देर तक बजता रहता है, जिसके बाद अचानक रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। डेव वहीं परे और रिकॉर्ड्स को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो रिकॉर्डर फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाता है और उससे डिमोनिक वॉइसेस आने लगती है। पास ही लगे बल्ब में अपने आप ही खून भरने लगता है और पूरे रूम में रेड लाइट भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस रकून का हार्ट भी पंप करने लगता है एज इफ वो जिंदा हो उठा हो। डेव उस रिकॉर्डर को बंद करने की कोशिश करता है और तभी रिकॉर्डर अचानक ही अपने आप बंद हो जाता है। डेव के सामने एक कैप पहना हुआ डरावना आदमी अपीयर होता है, जिसके बाद कई सारी ब्लैक एंटिटीज उसके सामने आती है जो कि उसके अंदर एंटर कर जाती है और इसके बाद डेव बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रूम से बाहर चला जाता है। रूम के बाहर उसे पैट मिलता है जो कि डेव से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था, बट डेव उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डेव ने एक धुन तैयार कर ली थी जिसे वो बाकी लोगों को सुनाता है। सभी लोग डेव की धुन से इम्प्रेस थे और डेव यहाँ म्यूजिक प्ले करते करते एक अजीब नोट प्ले करता है, जिसे प्ले करते ही एक डिमोनिक वाइब्रेशन आती है। डेव उन सभी को बताता है कि म्यूजिक को बनाने के दौरान उसने एक न्यू डिस्कवरी करी है
बाकी सब उससे पूछते हैं कि इस सॉन्ग की मेजर की क्या है, जिस पर डेव उन्हें बताता है कि ये सॉन्ग उसकी न्यूली डिस्कवर्ड नोट पे बनी है, विच इज एल शार्प। बाकी सब डेव की बात से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एल शार्प जैसा कोई नोट एग्जिस्ट ही नहीं करता। रामी डेव से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये एल शार्प क्या है, क्या वो कोई और नोट प्ले नहीं कर सकते, लेकिन डेव वाज क्वाइट एडमेंट टू यूज दिस नोट ओनली। अब वो लोग म्यूजिक प्ले कर ही रहे थे कि तभी बाहर समांथा उनके लिए कुकीज लेकर आती है। डेव उसके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहता था, लेकिन रैमी समांथा से बात करता है, जहां समांथा बात करते वक्त डेव की तरफ देखकर काफी सरप्राइज नजर आ रही थी क्योंकि उसे डेव के बिहेवियर में कुछ बदलाव दिख रहा था और वो रैमी से कहती है कि वो डेव के बारे में उससे कुछ बात करना चाहती है। वो कहती है कि ये घर ईविल है और इससे पहले वो रैमी को कुछ और बता पाती, डेव यहाँ आ जाता है और समांथा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद 3 हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों ने अभी तक सॉन्ग कंप्लीट नहीं करी थी क्योंकि डेव अपने सॉन्ग से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। वो लोग 23 मिनट लंबा सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन डेव बार बार उन लोगों से रिपीट करवाया जा रहा था क्योंकि उसे सॉन्ग में कुछ मिसिंग लग रहा था। डेव उन सभी से काफी रूडली बात कर रहा था और वो पूरा दिन अकेले म्यूजिक प्ले करता रहता था। ऐसे ही एक रात हम देखते हैं कि वो वुल बॉल को लेकर उसके थ्रेड्स को कट कर रहा होता है, जिसके बाद अचानक बीच रात में वो सभी को उठाता है और उन्हें हॉल में आने के लिए कहता है। यहाँ डेव वुड पर रेड वुल से एक 6 पॉइंट वाला स्टार बनाकर रखा था। डेव बताता है कि इस स्टार का हर पॉइंट इस बैंड के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये थ्रेड उसी वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वो लोग जुड़े हुए हैं। पैट डेव से कहता है कि क्या वो लोग इसके बारे में अगली सुबह बात नहीं कर सकते, लेकिन डेव का कहना था कि उन्हें अभी ही प्रैक्टिस करनी होगी, जिस पे पैट नो कहता है। डेव बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी दौरान पैट डेव का एक ईविल रूप देखता है, जिसके बाद वो सभी लोग आधी रात को ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग डेव को छोड़कर बाकी सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि डेव दिन प्रतिदिन रूड होता जा रहा है। तभी डेव अपने रूम से बाहर आकर उन सभी से माफी मांगता है और सभी लोग उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और डेव पूरे सॉन्ग की रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है एंड देन एडिटिंग में लग जाता है। शाम को टाइलर डेव से नीचे आकर खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर डेव उसे रूडली यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। डेव ने अपने लिए फिर से मीट ऑर्डर किया था और रात को हम उसी डिलीवरी बॉय को ऑर्डर लेकर आते हुए देखते हैं। डिलीवरी बॉय जैसे ही मेन गेट पर आता है, उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। डिलीवरी बॉय पीछे गार्डन की तरफ एक आदमी को नोटिस करता है और उसे फॉलो करने लगता है। वो आदमी डिलीवरी बॉय पे अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद डेव बाहर आता है और वो देखता है कि उसका ऑर्डर डोर पे ही रखा हुआ था। खैर सभी लोग खाने के लिए एक साथ बैठते हैं और यहाँ वो लोग देखते हैं कि डेव ने अपने लिए रॉ मीट ऑर्डर किया था, जिसे वो जानवरों की तरह खा रहा था। अगली सुबह बारबरा यहाँ आती है टू चेक कि वो लोग यहाँ किस तरह रह रहे हैं और वो पूरा घर तहस नहस देखती है। पैट वहीं फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके बगल में काफी सारा खून था। बारबरा पैट के पास जाती है और अचानक ही पैट उठकर बारबरा को गुड मॉर्निंग कहता है और तब बारबरा नोटिस करती है कि पैट के पास खून नहीं बल्कि रेड वाइन गिरा था। पैट बारबरा को बताता है कि बाकी सभी ऊपर वाले रूम्स में सो रहे हैं। पैट वो कुकीज वाला प्लेट उठाता है और वो कुकी खा ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि समांथा ने उन कुकीज के नीचे एक पेपर रखा था जिस पर उसने द सैक्रिफाइस लिख रखा था। पैट उस पेपर को छुपा लेता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को फिर से रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन डेव अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाया था और वो उन सबको बताता है कि वो इस सॉन्ग को दूसरी तरह एंड करना चाहता है। फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग डेव की बातों से बहुत परेशान हो चुके थे और फ्रेंड्स तो अपना गिटार फ्लोर पे फेंकते हुए गुस्से में बाहर चला जाता है। बाहर आकर फ्रेंड्स अपने लिए कुछ सैंडविचेस ग्रिल कर रहा होता है और तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, बट उसे कोई नहीं दिखता। अचानक ही उस पर कोई अटैक करके उसे जान से मार देता है और हम यहाँ देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डेव ही था। डेव फ्रेंड्स को मारकर उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग डेव के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है। वो सब चीख सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि पैट एक जगह शॉक्ड स्टेट में चिल्ला रहा था और पैट के सामने उसी डिलीवरी बॉय की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बहुत बुरी तरह से डिसफिगर्ड हो चुकी थी। टेलर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन डेव उसका फोन छीन कर उसे तोड़ देता है और सबको बताता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आ गई तो उन्हें सॉन्ग बनाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इस पूरी जगह को क्राइम सीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डेव सजेस्ट करता है कि वो लोग एक और दिन यहाँ रुककर रिकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वो लोग पुलिस को सब बता देंगे।
सब लोगों को डेव की बात माननी पड़ती है और इसके बाद डेव उन सभी का सेल फोन और वैन की कीज वगैरह अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम डेव के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल देखते हैं। वो लोग दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और इस बार डेव गाने की एंडिंग पूरी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डेव को ग्रिल के पास रॉ मीट खाते हुए देखते हैं और बाकी मेंबर्स भी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। ऐसे में बैट बाकी सबको वही नोट दिखाता है जो समांथा ने उन कुकीज में एज ए क्लू उन्हें दिया था और वो बताता है कि समांथा इस घर के बारे में कुछ तो जरूर जानती है और वो उनकी मदद कर सकती है। वो लोग समांथा के पास जाते हैं और समांथा उन्हें बताती है कि ये विला कोई नॉर्मल विला नहीं है, क्योंकि इस विला से डार्क एंटिटीज को हमारे वर्ल्ड में लाने का डोर ओपन किया गया था। वो बताती है कि कई साल पहले यहाँ एक बैंड अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने आया था और उस बैंड का फ्रंटमैन ग्रेग एक बुक को वर्शिप करने लग गया था जिसे द लिविंग बुक के नाम से जाना जाता था। ग्रेग इस बुक को सैक्रिफाइस वगैरह दिया करता था और कई सिनिस्टर प्रैक्टिसेस फॉलो किया करता था। कुछ समय बाद ग्रेग को रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहा है उससे इविल ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे और इसलिए उसने उस सॉन्ग को कंप्लीट नहीं किया जो कि वो इविल उसे कंप्लीट कराना चाहते थे। ये सब रोकने के लिए ग्रेग ने खुद को मार के सब कुछ खत्म कर दिया। अब जब फू फाइटर्स प्रेजेंट में इस विला में आए तो यहाँ रह रही एंटिटीज को सॉन्ग पूरा करने का मीडियम मिल गया था। ये मीडियम और कोई नहीं बल्कि डेव था। समांथा की बात सुनने के बाद सभी यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं और पैट नेट के साथ अपने फोन एंड कीज वगैरह किसी तरह वापस लाने में लग जाता है। तो इसके बाद रामी समांथा के साथ इंटीमेट होने लग जाता है, लेकिन यहाँ बेड के नीचे डेव एक चेन सॉ के साथ छुपा हुआ था और वो इन दोनों को बीच में से कट करके मार देता है। दूसरी तरफ पैट और नेट उस रूम में जाते हैं जहां डेव पजेस हुआ था। यहाँ उन्हें उसी रकून का खून फ्लोर में बने एक कंपार्टमेंट में जाता हुआ दिखता है जिसके अंदर वही बुक रखी थी जिसके बारे में समांथा ने उन्हें बताया था, यानी कि द लिविंग बुक। वो दोनों उस बुक को जैसे ही उठाते हैं उनके पीछे वो डार्क एंटिटीज आ जाती हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह बच के निकलते हैं। दूसरी तरफ डेव टेलर के साथ सॉन्ग के लिए ड्रम के पोर्शन की एक और रिकॉर्डिंग करने जाता है जहां बार बार ड्रम प्ले करने से टेलर परेशान हो चुका था, लेकिन डेव उसे एक आखिरी बार ड्रम प्ले करने के लिए कहता है और रिकॉर्डिंग खत्म होते ही ड्रम के प्लेट से अटैक करके टाइलर को जान से मार देता है। खैर, कमिंग बैक टू पैट एंड नेट, वो दोनों उस बुक को पढ़ के दोबारा उसी पोर्टल को खोलने का तरीका ढूंढ रहे थे ताकि वो उस डार्क एंटिटी को वापस इविल वर्ल्ड में भेज सके। उन्हें दिखता है कि डेव यहाँ एक ग्राइंडिंग मशीन में किसी ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को डालकर उन्हें एक एक करके ग्राइंड कर रहा था और ये पार्ट्स उनके फ्रेंड टाइलर के थे। तभी डेव इन्हें नोटिस कर लेता है और वो इन पे अटैक करता है। पैट और नेट भागकर पूल के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पोर्टल ओपन करते हुए डेव को पूल में धक्का देते हैं। पूल से निकलने के बाद डेव एकदम नॉर्मल हो गया था और वो बताता है कि उसे आखिरी बार उस रूम में एक रकून दिखा था, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं। डेव उन्हें बताता है कि उन्हें वो सॉन्ग कंप्लीट नहीं करना है वरना वो इस इविल को इस दुनिया में ले आएंगे। डेव अचानक वॉमिटिंग करने लगता है जो कि एक जगह इकट्ठा होकर मांस के लोथरे की तरह दिखने लगता है और इससे ग्रेग बाहर निकलता है, विच मीन्स कि डेव की हेल्प से फाइनली वो इविल एंटिटी बाहर आ गई थी। डेव उसे लड़कर उसे मारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पीछे से ग्रेग के बैंड के मेंबर्स की आत्माएं अपीयर होती है जो उसे बुक को अपने पास रख के ग्रेग को खत्म कर देती हैं। इसके बाद नेट और पैट कार स्टार्ट करके यहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कार खराब हो गई थी, इसीलिए पैट कार के नीचे वायर्स को ठीक करने लग जाता है और नेट स्टीयरिंग व्हील को संभालता है। डेव देखता है कि बारबरा और शिल केप्स पहनकर यहाँ आ गए थे और शिल डेव से पूछता है कि उसने सॉन्ग कंप्लीट किया कि नहीं। डेव शिल से पूछता है कि जब शिल को सब पता था तब भी उसने इन लोगों को यहाँ क्यों भेजा। अब यहाँ भी पता चलता है कि शिल हार्डकोर रॉक सॉन्ग बनाना चाहता था और इसके लिए वो डेविल को बुलाना चाहता था जिसकी हेल्प से वो अमीर हो जाएगा और दुनिया पर राज करेगा। यहाँ डेव और शिल के बीच हाथापाई होने लगती है और दूसरी तरफ बारबरा नेट और पैट को जान से मारने के लिए उनकी तरफ नाइफ लेकर बढ़ती है। बारबरा को आता देख पैट किसी तरह वायर्स को ठीक करता है और नेट हड़बड़ी में एक्सेलरेटर पे पैर रख देता है जिससे गाड़ी पैट के ऊपर ही चढ़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गाड़ी से टकराकर बारबरा भी गिर जाती है और जब नेट उसे देखने जाती है तब मरते मरते बारबरा नेट को भी जान से मार देती है। दूसरी तरफ डेव से लड़ाई के दौरान शिल कुछ चैंटिंग करता है जिससे डेव काफी इविल तरीके से शिल पे अटैक कर देता है। शिल डेव से कहता है कि तुमने उस बुक को डिस्ट्रॉय नहीं किया और इसका मतलब ये है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। दिस मेंट कि शिल उस डेविल को इस वर्ल्ड में ले आने में सक्सेसफुल हो गया था और मूवी के एंडिंग सीन में डेव अपनी सोलो परफॉर्मेंस के लिए अपने रूम में बैठा हुआ था जहां हम डेव को उसी तरह पजेस स्टेट में देखते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप इससे जुड़ी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। फू फाइटर्स से पहले इस विला में एक और बैंड अपना सॉन्ग कंपोज करने आया था, जहां ग्रेग नाम का फ्रंटमैन उस लिविंग बुक को यूज करके डिमोनिक शक्तियों को उजागर करने की कोशिश करने लगा। ऐसे में वो शक्तियां उस पर हावी होने लगी और उसे जल्दी एहसास हो गया कि अगर वो अपने सॉन्ग को कंप्लीट करता है तो उस सॉन्ग के कंप्लीट होते ही वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिससे इविल शक्तियां ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगी। ग्रेग काफी लेट हो चुका था, लेकिन वो खुद को मारकर ये सब रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद फू फाइटर्स यहाँ आते हैं और ग्रेग, जिसकी सोल अब कर्स्ड हो चुकी थी, वो डेव को पजेस करके उस सॉन्ग को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, विच मींस कि इस बार वो डार्क एंटिटीज डेव को मीडियम बनाकर वो डोर ओपन कराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो मूवी के एंड तक कामयाब भी हो जाती हैं। उस डोर को सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी से ही खोला जा सकता था, जिसे मूवी में ही डेव सॉन्ग कंपोज करते वक्त डिस्कवर कर लेता है, और ये फ्रीक्वेंसी वही नोट थी जिसे डेव एल शार्प नाम देता है। पैट और नेट ने पूरी कोशिश की कि वो डोर ओपन करके इविल एंटिटीज को वापस भेज दे, लेकिन आगे हमें शिल से पता चलता है कि ऐसा करने के लिए द लिविंग बुक को खत्म करना जरूरी था, जो कि डेव, पैट और नेट नहीं कर पाए, और इसलिए मूवी के एंड में हम डेव को एक बार फिर से पजेस स्टेट में देखते हैं। अब जहां तक बात रही शिल की, तो वो दरअसल उसी कल्ट से जुड़ा हुआ था जो कि उस डोर को ओपन करके इविल पावर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में बुलाना चाहते थे। नाउ मूवी का नाम स्टूडियो 666 में 6 का मतलब बैंड मेंबर्स के काउंट से है, जो कि उस सॉन्ग को बनाते वक्त साथ थे। क्रुक की मौत के बाद 6 मेंबर्स ने मिलकर वो सॉन्ग कंपोज किया था, और डेव ने जो स्टार का सिंबल बनाया था उसमें भी 6 पॉइंट्स थे। फू फाइटर से पहले आए बैंड के मेंबर्स भी 6 थे। एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस की बात यह है कि 25 फेब को इस ईयर ये फिल्म रिलीज हुई थी, एंड मार्च मंथ के 25 को फू फाइटर्स के मेंबर टाइलर की एक्चुअल में डेथ हो गई, और इसका कारण ड्रग का ओवरडोज बताया गया है। अब फू फाइटर्स के फैंस स्टूडियो 666 को टाइलर की एक ट्रिब्यूट की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मूवी स्टूडियो 666 की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप सर्फशार्क वीपीएन को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इससे कम दाम पे आपको एक प्रोफेशनल और बढ़िया वीपीएन सर्विस नहीं मिलेगी। अब अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।